दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न बैंक विषय विज्ञान कक्षा 10वीं 2025 आगामी त्रैमासिक एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जो हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी त्रैमासिक एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो हम इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले। और इसी के नीचे दिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हम दोनों ही क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आपका प्रश्न दे रखा है इसमें, ये 2019-20 में पूछा गया था और फिर आपका एक इम्पोर्टेंट के रूप में आया इस क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन दिया गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो हमारे पास यही पूछा गया इसने कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा। इन दोनों के आंसर इसी में क्वेश्चन में आंसर में बता रही हूँ, तो आप साथ साथ नोट करते जाए। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए रिएक्शन है CaO कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब जल से होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा बाहर निकल जाती है। वैसे ही अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करें, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा का अवशोषण होना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बस इसका थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा। इसमें कैल्शियम कार्बन की रिएक्शन जब ऊष्मा के प्रेजेंस में करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 निकल जाती है। तो ये आपका पहला और दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। ठीक है, तो आप साथ में नोट करते जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हम श्वसन की डेफिनेशन देखेंगे, ये रिएक्शन करेंगे। C6H12O6, इसमें ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपघटित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा एनर्जी में विघटित हो जाता है। आगे समझ में, तो इसे ही हम श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। किसे कि पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो अब अवक्षेपण अभिक्रिया देख लेते हैं। ये आपकी ये दे रखा है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। या अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, तो बेरियम सल्फेट और 2NaCl ये आपका बन जाता है, क्योंकि ये जो सोडियम होता है ये 2NaCl के रूप में बाहर निकल जाता है और जो बेरियम होता है सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि बेरियम जो होता है 2+ और सल्फेट 2-, इसलिए दोनों को कॉम्बिनेशन, वैसे Na+ 2+ और Cl-, तो दोनों को कॉम्बिनेशन पर NaCl बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला दे रखा है विस्थापन एवं द्विस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो विस्थापन एवं द्विस्थापन अभिक्रिया में अंतर, ये आपका विस्थापन एवं द्विस्थापन अभिक्रिया में अंतर दे रखा है, इसको आप अच्छे से नोट कर ले। विस्थापन एवं द्विस्थापन अभिक्रिया में अंतर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऐसी विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और द्विविस्थापन की बात करें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। और इधर द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या बोला गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव के पास में पहुंच जाता है।
और इसी के लिए तीसरा दे रखा है आपको, इसका जो तीसरा अंतर देखेंगे हम, तो तीसरा अंतर हमें दे रखा है विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। तो जब जिंक जो होता है ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर सॉलिड के रूप में बाहर निकल जाता है। वैसे द्विस्थापन अभिक्रिया, तो जो सोडियम सल्फेट जो होता है बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और NaCl बाहर निकल जाता है। ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। क्या क्वेश्चन बन रहा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। तो इसके लिए हम देखेंगे क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके पास। क्या दे रखा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, या आलू की चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते समझाइए। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट टिक लगा ले। इसमें है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ यानी कि आलू चिप्स जब हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर यानी कि उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, यानी कि एक अजीब सी स्मेल देने लगते हैं, या तेली मतलब बोलते हैं तेल चढ़ जाता है, तेली हो जाते हैं और उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। अतः खाद्य पदार्थों जैसे आलू चिप्स की थैली को विकृत गंधित या खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है या उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब चिप्स की थैली जो होती है उनके अंदर कोई ना कोई गैस भरी रहती है, क्योंकि चिप्स तो थोड़ी मात्रा में रहती है, बाकी उसमें अधिक मात्रा में गैस ही भरी रहती है। इसलिए उसको विकृत गंधित होने के लिए हम चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस को भरते हैं ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियोजन क्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या पूछा गया है कि वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत क्यों कहा गया है और इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम अब इसकी बात करते हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। या फिर इसको इस प्रकार से पूछा गया था 2022 में कि संयोजन अभिक्रिया के एवं वियोजन अभिक्रिया की को परिभाषित कीजिए, या फिर संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, या फिर वियोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा सहित समझाइए। तो हम इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, क्या है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक नए यौगिकों में विघटित हो जाता है। वियोजन का मतलब होता है कि एक भाग को दो भागों में तोड़ना, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को दो भागों में तोड़ दिया ऐसे। तो ये वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक नए यौगिकों में विघटित हो जाता है। इसलिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और ये पूछा है ना, उसका एक और क्या पूछा इसमें कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से विपरीत क्यों कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया भी समझ लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया के लिए अगर एग्जाम्पल बात करें, इसका जस्ट उल्टा कर दो। जब कैल्शियम की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही है तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। तो हम दोनों एग्जाम्पल को देखिए क्या बोलेंगे कि दोनों अभिक्रिया समान है किंतु विपरीत स्थितियाँ दिखा रही है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपका पूछा गया है कि कोई दो संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, कोई सी भी रिएक्शन उठा लो और उसको खाली संतुलित करके लिख दो। जैसे क्या लिखा आपका, ये रिएक्शन लिखिए। क्या लिखा कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दोनों की रिएक्शन तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना, तो ये संतुलित है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फिर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से एक ऑक्सीजन गया CO3 और H2O, तो यहाँ का एक ऑक्सीजन और यहाँ के हाइड्रोजन H2O बन गया। वैसे ZnAgNO3 ZnNO3 2 + 2Ag, ये आपके संतुलित रिएक्शन। आप इन चारों में से कोई सी लिख के एग्जाम्पल दे देना तो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लिया। ठीक, ये आपके बुक में से कोई सा भी एग्जाम्पल दे देना, आपका हो जाएगा। क्योंकि क्या पूछा गया था कि कोई भी दो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, दो संतुलित रासायनिक समीकरण अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। फिर सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। अब आपका क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। तो इसके लिए आपका आंसर बनेगा क्योंकि जो सिल्वर होता है वो प्रकाश अपघटित होता है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करता है, अपघटित हो जाता है। इसलिए ये सिल्वर जो क्लोराइड होता है प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए सिल्वर क्लोराइड की जो बोतलें होती है वो गहरे रंग की बनाई जाती है। ठीक है, बस इतना सही से ठीक रहेगा। फिर आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है।
आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो इसके लिए भी हम रिएक्शन देख लेते हैं। और ये सिल्वर क्लोराइड का अगर आपको लिखा हुआ क्वेश्चन चीज क्या है, सिल्वर क्लोराइड को हरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, आप एग्जैक्ट इसके लिए यहाँ से लिख सकते हो। क्या लिखा है यहाँ पे कि सिल्वर क्लोराइड का उजला रंग, यहाँ से चालू करना आपको, कहाँ से, यहाँ से, कि सिल्वर क्लोराइड का उजला रंग सूर्य के प्रकाश धूसर रंग का हो जाता है, से क्या हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। और ऐसा प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित होने के कारण होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो सिल्वर क्लोराइड और सूर्य के प्रकाश के द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है, इसलिए जो सिल्वर की बोतल जो होती है उसको क्या बनाना है, काले रंग का बनाया जाता है, गहरे रंग का। सिल्वर को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। अगला आता है, आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि आलू चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ये आपका आंसर है, आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं। क्या है इसमें कि आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से इसलिए भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है जो आलू चिप्स को अधिक समय तक विकृत गंधीयता से बचाता है, यानी कि खराब होने से बचाता है। इसलिए हम आलू की चिप्स की थैली जो होती है उसमें नाइट्रोजन गैस को भरकर रखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्यों। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। अब आपका ये आंसर बना, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है कि इनकी ऊपरी सतह हट जाए, साथ ही धूल कण आदि भी साफ हो जाए, ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, जैसे सोडियम, कैल्शियम आदि की तरह। जब यह खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। इसलिए मैग्नीशियम रिएक्शन करती है ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है 2MgO। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2MgO2, 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि दैनिक जीवन में संक्षारण के कोई 2 उदाहरण दिखे। तो दैनिक जीवन में संक्षारण के 2 उदाहरण, पहला, अब आपका एक क्वेश्चन बनता है संक्षारण का कि दैनिक जीवन में संक्षारण के 2 उपयोग। तो जब कोई धातु नमी अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे क्रिया करके धातु की ऊपरी परत अवांछनीय परतों में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, ये आपके एग्जाम्पल उसने ये पूछा है। प्रश्न क्या पूछा उसने कि दैनिक जीवन में संक्षारण के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो हम पहला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आदि संक्षारण के उदाहरण है। यहाँ पे आपने 2 मांगे थे, हमने 3-4 दे दिए। अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। क्या प्रश्न है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो आपका प्रश्न है रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के, क्या आंसर है, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर LHS तथा दाईं ओर RHS दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण सबसे पहले हम लिखते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, इसकी रिएक्शन होने पर यहाँ से Na2SO4 निकल जाएगा और आपका बचा क्या, जल। तो ये आपका जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए, दोनों मतलब एरो के इधर भी और एरो के उधर भी, और ये तभी संभव है जब दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान होगी। इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्योंकि जब तक संतुलित नहीं होगी तब तक कि दोनों के द्रव्यमान बराबर नहीं होगी, द्रव्यमान बराबर नहीं होगी तो रिएक्शन संभव ही नहीं है, या कुछ कंडीशन अप्लाई करने पर ही संभव हो पाएगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो अब हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। यह आपका है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीजन के ये क्या है, उपचयन या अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया से आपके उदाहरण से समझाए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में, क्या आंसर है, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, क्या कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
उदाहरण ZnO + C ZnCO, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन निकल जाएगा तो जिंक बाहर निकल जाएगा। ये आपका हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये अभी तक हमने क्या देखे थे, 2 अंक के। अब हम देखेंगे कितने, 3 अंक के। ठीक है, सबसे पहला संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, इसको अच्छे से करना है। आपका पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ये रहा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, लिखिए। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर तथा दाईं ओर दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो सोडियम सल्फेट प्लस जल बनता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होना चाहिए और यह तभी संभव है जब दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि क्या है। तो ये आ जाएगा आपका हीट एंड ट्रायल विधि। क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की हीट एंड ट्रायल विधि। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की वह विधि जिसमें सभी छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया जाता है, हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। कौन सी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की वह विधि जिसमें सभी छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया जाता है, इसे ही हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दे रखा आपका, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के 3 उदाहरण। तो ये आपके ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के 3 उदाहरण। पहला, सभी संयोजन अभिक्रिया जैसे मेथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देता है और ऊष्मा एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाती है। फिर थर्माइट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम फेरस ऑक्साइड से रिएक्शन करके Fe2O3+ ऊष्मा निकाल लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर श्वसन किए तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के 3 उदाहरण है। अब अगला प्रश्न बनता है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो हम विकृत गंधिता देखते हैं कि विकृत गंधिता होता क्या है। तो ये आपका है विकृत गंधिता। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने से उपचयित या ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने हेतु उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। क्या बोला गया कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने से उपचयित या ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। और क्यों बदल, क्यों हम जैसे जब कोई खुली चीज़ खाते तो या तो वो आर्द्रता ग्रहण करके नम हो जाती है या फिर मतलब उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। और खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने तो उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्या क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं हम कि क्या होता है। तो अब इसका आंसर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है जिसके कारण विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है, क्योंकि लोहा यानी कि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। जैसे आपने कॉपर सल्फेट लिया एग्जाम्पल के रूप में और आयरन से रिएक्शन, तो आयरन जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा तो कॉपर बाहर निकल जाएगा और आयरन सल्फेट के साथ में ऐड हो जाएगा, इसलिए इसे आयरन सल्फेट बोलेंगे। ये आपका लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर देती है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब पोटेशियम क्लोराइड विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाया जाता है तो अविलेय अवक्षेप बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का उदाहरण समीकरण भी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 अंक के लिए। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कल तक। ठीक है, अब हम कहते हैं विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखे। तो विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये आपके एग्जाम्पल पूछा गया कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है।
उदाहरण सही समझिए। तो ये रहा आपका विस्थापन द्विविस्थापन क्या है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जैसे जिंक ने कॉपर को कर दिया, तो कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो यह विस्थापन अभिक्रिया होती है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान करते हैं, इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि बेरियम सल्फेट के साथ में सोडियम क्लोराइड के साथ में, तो NaCl बन गया और BaSO4 बन गया। ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आपका अगला प्रश्न क्या बन रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये मैंने आपको इसमें पिछले लेक्चर में बता ही दिया था, लेकिन अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक बार और इसको क्लियर कर देती हूँ। आपको क्या दिया है कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करता है, क्या बता रखा है कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे आप H2 और Cl2 लेंगे। क्या लेंगे? H2Cl2 और इसके साथ में आप रिएक्शन कर देंगे। ये मैं आपको रिएक्शन ही देख के बता दूँ ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। ये वाला क्या बोला गया आपका कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया तो H2 + Cl2 क्या बनता है, 2HCl बन रहा है। और उसने ये बताया कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे, क्या बना रहे, तो वही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके 2HCl बना रहा है। उसके अगला क्वेश्चन है कि सोडियम जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जो आपका सोडियम है ये जल से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड या प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। तो 2Na2H2O रिएक्शन करके NaOHO + H2 बना रहा है। क्लियर हो गया। उसके नेक्स्ट है क्या इसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनाता है। तो उसने बोला क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो रिएक्शन करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम रिएक्शन देखेंगे। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो रिएक्शन करके क्या बना रहा है, हाँ, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बना रहा है। और उसने ये पूछा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनाता है। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट जो होता है क्या क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसके लिए भी एक रिएक्शन देख लेते हैं हम कि जो जिंक होता है, जिंक कार्बोनेट जो होता है वो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये रहा आपका क्या है कि जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये रहा आपका जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बनाता है। तो क्या है, इससे टूट रहा है जिंक ऑक्साइड, तो कार्बोनेट, तो हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्या देखा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पहचान कर नाम लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जो ये जल होता है, क्या दे रखा है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है और जो जल होता है, इसकी रिएक्शन करने पर आपको क्या क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो हम कैल्शियम की और जल की रिएक्शन करवा देते हैं। तो आपका ये कैल्शियम जल से रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊष्मा बनाता है। तो ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जल से रिएक्शन करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा बनाता है। ठीक है, ये हो गया। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है, संयोजन अभिक्रिया व ऊष्माक्षेप्य अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेप्य अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एनर्जी उत्सर्जित होती है। फिर अगला दे रखा है कि FeSO4, जो फेरस सल्फर जो होता है FeO3SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। किस किस में होगा, जो FeSO4 है वो Fe3 है ना, FeO3 SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक इस रिएक्शन का हमें नाम देना है कि रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमने ये कर लिया। अब ये वाला है कि क्या, 2FeSO4 FeO3 SO2 और SO3। अगर यहाँ पे अच्छे समझ में ना आया तो आप इसमें देख लीजिएगा। क्या दे रखा उसने कि जो 2FeSO4 ऊष्मा करने पर Fe2O3 SO2 और SO3 में परिवर्तित हो जाता है। और ये किस प्रकार की रिएक्शन है, तो वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि फेरस सल्फेट जो होता है वो, या आयरन सल्फेट जो होता है वो फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो है टूट रहा है बंद क्रम, इसलिए इसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट बनता है आपका Na2SO4 BaCl2 से रिएक्शन करने पर बेरियम सल्फेट बनाता है। तो ये आपका है कि जो आपका
सोडियम सल्फेट होता है वो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लेता है और इस रिएक्शन को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये इसको रिप्लेस करता है और बाहर निकल जाता है और ये Cl इसके साथ में जुड़ जाता है, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, जब आयरन जो होता है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करने पर ये बनाता है। यहाँ पर मेरे को लग रहा है आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आप इससे अच्छे से कर ले। क्या दिख रहा है कि जब आयरन जो सॉलिड स्टेट में होता है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो फेरस सल्फेट बना के Cu बनाता है, और हमने देखा है कि जब आयरन जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर के अकॉर्डिंग, तो कॉपर को ये विस्थापित कर देता है और इसकी जगह पे ये खुद सेट हो जाता है, इसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, समीकरण लिखकर उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं को समझाइए। ठीक है, कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, समीकरण लिखकर उपचयन अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। तो ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमने एक एग्जांपल दे रखा है ZnO+C, यानी कि जिंक जो होता है वो कार्बन रिएक्शन करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में फ्री हो जाता है ना। अब यहाँ से दिख रहा है कि ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए या उपचयन अपचयन समझाए, और उसने ये पूछा है, क्या पूछा है कि समीकरण लेकर उपचयन अपचयन अभिक्रिया को दर्शाइए। तो उपचयन अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हम सबसे पहले उपचयन को देखेंगे कि वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण कहलाती है। और 2Cu+O जो O2 जो होती है रिएक्शन करती है कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है, या फिर जो हाइड्रोजन जो गैस होती है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर जल बनाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका अपचयन, तो वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग होता है उससे अपचयन कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और इससे अगर कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर कॉपर प्लस जल बनाता है। ये आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। क्या प्रश्न पूछा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखिए। तो हम इसका आंसर भी सेट कर ही लेते हैं। तो क्या होगा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, क्या होगा कि जी वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें यौगिक कोई यौगिक दो या दो से अधिक नए यौगिकों में विघटित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना लेता है। वैसे अगर संयोजन की अभिक्रिया, क्योंकि उसने बोला कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से किस प्रकार भिन्न है, तो संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो उपयुक्त उदाहरणों में दोनों अभिक्रिया समान है किंतु विपरीत स्थितियाँ दिखा रही है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला था, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसका भी समीकरण हमने अभी जस्ट देखा था, क्या था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है। क्योंकि लोहा यानी कि Fe कॉपर Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाता है। अब समीकरण की बात करें तो जो कैल्शियम कॉपर सल्फेट होता है ये आयरन सॉलिड स्टेट वाले से रिएक्शन कर लेता है और आयरन सल्फेट बनाता है, तथा कॉपर जो होता है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो आयरन होता है वो कॉपर के अकॉर्डिंग रिएक्टिव मेटल होता है और रिएक्टिव मेटल जो होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे रिएक्टिव मेटल कौन था, आयरन था। आयरन सल्फेट के साथ ऐड हो जाए तो फेरस सल्फेट बना लेता है या आयरन सल्फेट बना लेता है, और जो कॉपर होता है वो सॉलिड स्टेट में बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम त्रैमासिक के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से करा है आंसर सहित। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाएं, लिखें और अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार के अन्य विषय के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष पेश कर सकूं। थैंक यू।